संविधान का इतिहास पढ़ने के लिए हमारा दृष्टिकोण संवैधानिक होना चाहिए, न कि ऐतिहासिक। तभी हम संविधान के उन महत्वपूर्ण आधार स्तंभों की खोज कर सकेंगे। इतिहास में जाकर जो प्रश्न पत्र 1 में आधुनिक भारत के इतिहास की बात है, जिसमें भी हम कमोबेश वही चीजें पढ़ते हैं जो हम यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां दृष्टिकोण पूर्णतः इतिहास विशिष्ट होना चाहिए, तभी प्रश्न पत्र 1 में अच्छे अंक आएंगे। उसी तरीके से यहां हमारा दृष्टिकोण अति विशिष्ट होना चाहिए, संवैधानिक, तब यहां हमारे अंक अच्छे आएंगे। इसी दृष्टिकोण से हमने बात आरंभ की थी और मैंने यह बताया था कि कैसे विधि प्रणाली, ब्रिटेन की विधि प्रणाली भारत में प्रवेश कर रही थी 1600 से लेकर 1772 के बीच। पहला जो चरण था, दूसरा चरण था कि नियमन और नियंत्रण का जो चरण था 1773 से जो शुरू होता है 1832 तक, और उसमें हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, और उसके बाद हमने बात की थी बंदोबस्त कानून 1781 की, जिसमें शक्ति पृथकीकरण तक की बात हमने पिछली कक्षा में की है। आज की कक्षा में हम उसी चरण में आगे बढ़ेंगे और 3 और उसमें ऐसे दस्तावेज हैं जो भारत के मौजूदा संविधान के ऐतिहासिक आधारों के तौर पर देखे जा सकते हैं। एक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, एक है कॉर्नवालिस संहिता 1793 की, और तीसरी है चार्टर एक्ट 1813 का। उसके बाद फिर हम अगले चरण में चलेंगे ऐतिहासिक आधार की। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सी बात ऐसी है जो संविधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दो बातें इसकी बहुत महत्वपूर्ण है संवैधानिक दृष्टि से। पहली यह है कि दोहरे नियंत्रण की एक प्रणाली इस कानून के तहत रखी गई। एक प्रणाली बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहते थे, और उसमें जो क्राउन से रिलेटेड जो बातें होती थी और जो लोग थे उनको शामिल किया गया, जिसका नियंत्रण था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर, जो कंपनी के निदेशक मंडल के लोग हुआ करते थे, और वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उस पर वो नियंत्रण रख रही थी। खास तौर से वह नियंत्रण जो था वो वित्त का नियंत्रण था, चूंकि कंपनी के पास जो राजस्व प्राप्त हो रहे थे, अगर याद है तो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद कंपनी के पास राजस्व प्राप्तियों के स्रोत बढ़ गए थे और राजस्व की मात्रा भी कंपनी की बढ़ रही थी। इसलिए कंपनी के वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए निदेशक मंडल का कार्य आरंभ हुआ, और निदेशक मंडल पर एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में था वह काम कर रहा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सदस्य था वह चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते थे उसको, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं कि जो केंद्रीय बैंक होता है उसका जो गवर्नर है। जैसे मान लें भारतीय रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो केंद्रीय बैंक का गवर्नर है। उसी तरीके से हम उसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते थे। तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक सदस्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। दूसरा, भारत के लिए जो एक सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वह उसमें शामिल होता था, और प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य उसमें शामिल थे। इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसमें 24 निदेशक शामिल हुआ करते थे। तो एक कहा जाएगा कि इसमें दोहरे नियंत्रण की एक प्रणाली आरंभ की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक संस्था थी, एक ग्रुप बनाया गया जिसमें चांसलर ऑफ द
एक्सचेकर, उसको कहते थे केंद्रीय बैंक का प्रमुख। दूसरा, प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य जिनका मनोनयन क्राउन कर रहा था, सम्राट के द्वारा जिनका मनोनयन होता था। और तीसरा था भारत सचिव, इसका नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 निदेशक शामिल थे और यह नियंत्रण रख रहा था मुख्य रूप से वित्तीय कंपनी पर। यह दोहरे नियंत्रण की एक प्रणाली वहां काम कर रही थी पिट्स इंडिया एक्ट में, जो बहुत हद तक आज के संविधान में भी हमें दिखाई देती है कि आज भी वित्त का नियंत्रण, संसद का नियंत्रण स्थापित है कार्यपालिका पर। और वह प्रावधान अनुच्छेद 112 से 117 के बीच है। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे विस्तार से। इसके बाद इसी कानून के तहत संसद के लिए 3 ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसने संसद की शक्तियों का विस्तार कर दिया, और वो शब्द थे अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। विस्तार करने के लिए उसे अधीक्षण, सुपरिंटेंडेंस, निदेशन, डायरेक्शन तथा नियंत्रण या कंट्रोल की शक्तियां दी गई। यह संसद को अधिक शक्तिशाली बनाने वाला एक कदम था। अब भारत का जो संविधान है आज का, उसमें भी ये 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन संसद के लिए नहीं है। वो ये जो 3 शब्द हैं, इनका उल्लेख भारत के संविधान में उल्लिखित निर्वाचन आयोग के संदर्भ में किया गया है। इन 3 शब्दों का उल्लेख अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के रूप में है। उच्चतम न्यायालय इस संबंध में एक बात कही है उच्चतम न्यायालय ने कि निर्वाचन जो भारत का है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से नियमित होता है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक संविधान में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसको कई तरह की शक्तियां प्राप्त हैं ताकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करा सके। न्यायालय का यह कहना है कि यदि
किसी कार्य को करने के लिए, जब निर्वाचन आयोग यदि कोई कार्य कर रहा है, अगर उससे संबंधित या तो पहले से जो बनाई गई विधि है उसमें कोई प्रावधान नहीं है उस कार्य को दिशा देने वाला, या उसको दिशा देने के लिए कोई कानून ही नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है कि विद्यमान कानून में कोई प्रावधान नहीं है या कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसके किसी खास कार्य को निर्देशित या नियमित कर रहा हो, तब ये जो तीन शब्द हैं, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, उसके लिए एक फ्रेज प्रयोग किया गया है, पदावली का प्रयोग है उच्चतम न्यायालय द्वारा कि इन दैट केस दीज वर्ड्स आर द रिजर्वॉयर ऑफ पावर्स। यदि ऐसी कोई स्थिति है कि निर्वाचन आयोग के किसी खास कार्य के लिए ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई विधिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तो अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण जैसे शब्द उसकी शक्तियों के संग्राहक हैं, यह उल्लेख है उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो हालांकि इस कानून में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये इन तीन शब्दों का प्रयोग संसद के लिए हुआ है, तो हम प्रत्यक्ष रूप से तो यह नहीं कह सकते कि वही बात भारत के मौजूदा संविधान में भी रखी गई है, लेकिन ये तीन शब्द भारत के निर्वाचन आयोग के लिए अवश्य रखे गए हैं। तो जैसे संसद की शक्तियों का विस्तार उस कानून के तहत किया गया, उसी तरह हमने भारत के निर्वाचन आयोग को अति विशिष्ट शक्तियां इन शब्दों के माध्यम से दे दी हैं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने में कोई समस्या नहीं हो। यह उसका हम विश्लेषण इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद एक दौर आता है 1793 में, जिसको हम कहते हैं कि एक दस्तावेज बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, जिसका नाम रखा गया कॉर्नवालिस संहिता, और इस संहिता में 40 नियम शामिल हैं। इन 40 नियमों का उद्देश्य यह था कि वह एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करे जिससे कि कंपनी को न तो राजस्व प्राप्त करने में, न विवादों का समाधान करने में, और न ही अपनी नीतियों को लागू करने में किसी प्रकार की भी कोई समस्या उत्पन्न हो। यह उस संहिता का मूल उद्देश्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम प्रशासन करना चाहते हैं तो एक जगह शक्तियां संकेंद्रित हैं, मान लिया कोई एक बॉडी है जहां सारी शक्ति उसके पास संकेंद्रित है। अब वह इतने बड़े राष्ट्र में, मान लिया उसका एक छोर यहां है, तो इतने बड़े राष्ट्र में अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाना उस संस्था के लिए बहुत सरल नहीं होता। नीतियों को लागू करना है, नीतियों को मॉनिटर भी करना है और उसका प्रतिफल भी देखना है अपने हक में, तो यह सदैव या यह बहुत दुष्कर कहा जा सकता है। लेकिन यदि हम इन शक्तियों में से कुछ यहां एक बॉडी बनाकर उसको ट्रांसफर कर दें, फिर यहां से एक बॉडी बनाकर एक और ट्रांसफर कर दें, तो धीरे धीरे हम इन शक्तियों का प्रयोग हम निचले स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि कॉर्नवालिस संहिता 1793 ने भारत में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की बुनियाद रखी। यह उसको बताने का उद्देश्य है। चालीस नियमों वाली संहिता थी, जिसके माध्यम से हमने क्या किया, पहला पॉइंट हम क्या इसमें लिखेंगे कि भारत में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे
का निर्माण करने की उसकी नींव रखी गई, ताकि हर चरण पर हम कंपनी की नीतियों का प्रयोग कर सकें। दूसरा इसने कार्य यह किया कि प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का पृथकीकरण कर दिया। इसने जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वेयर सेपरेटेड बाय दिस कोड। अब हमारा जो वर्तमान संविधान है वह भी 3 टियर गवर्नेंस की बात करता है। कैसे? अनुच्छेद 1 में संघ तथा राज्य और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। इसका अर्थ हुआ कि प्रशासन के स्तर जो भारत में है वह संघ है, उसके नीचे राज्य हैं और उसके नीचे पंचायत है, या इसको हम स्थानीय भी कह सकते हैं, लोकल। तो अगर हम अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 40 को साथ जोड़कर देखें तो भारत में भी 3 स्तरीय शासन व्यवस्था हमें दिखाई देती है, जिसका उद्देश्य भी स्वाभाविक है कि ब्रिटिश उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य जो है वह संघ द्वारा आवंटित संसाधनों को निचले स्तर तक पहुंचाना है। इसका मतलब कि हमारे संविधान का जो 3 स्तरीय प्रशासनिक ढांचा है उसका एक ऐतिहासिक आधार कॉर्नवालिस संहिता के तौर पर देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 40 में की प्रेरणा में कॉर्नवालिस संहिता का भी एक अवयव शामिल है, ऐसा माना जा सकता है। दूसरी बात इसकी है कि इसने जो कार्यपालिका या प्रशासन और न्यायिक शक्तियों का जब पृथकीकरण किया, जब उसको बांटा, अलग अलग कर दिया, वही शक्ति पृथकीकरण पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण किया गया है। तो इसके ऐतिहासिक आधार के रूप में भी हम इसको आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। इसने सबसे पहला जो काम किया वह यह था कि जो ब्रिटिश सम्राट की, ब्रिटिश सत्ता की जो संप्रभुता थी उसका विस्तार कर दिया भारत में। ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता का भारत में विस्तार कर दिया, एक्सटेंड कर दिया उसने। इसको हम नाम देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, जिसको हमने 1915 में भारत शासन अधिनियम 1915 से निरस्त कर दिया था। इस कानून को, इसका दूसरा जो नाम है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। इसे
भारत शासन अधिनियम 1915 से निरस्त कर दिया गया था। दूसरी बात इसने यह कही कि जो स्थानीय शासन है, जैसे विकेंद्रीकृत प्रशासन तो कॉर्नवालिस कोड से आ गया, तो जो स्थानीय शासन था उस वक्त, उस शासन को सशक्त बनाने का प्रयास भी इस कानून का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कहा जाएगा स्थानीय शासन को सशक्त बनाने का कार्य किया इसने। जो स्थानीय शासन भारत में है, उस स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए हमने क्या किया है? ऑब्वियसली जब संविधान बनाया जा रहा था तब तो केवल अनुच्छेद 40 था, लेकिन हमने बाद में 73वें और 74वें संशोधनों से हमने भारत में स्थानीय शासन के संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया है। तो हम यह नहीं कह सकते कि 73वें और 74वें संशोधन का ऐतिहासिक आधार चार्टर एक्ट है। उसका आधार अनुच्छेद 40 में भले मिल सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि स्थानीय शासन सशक्त होना चाहिए, वह सशक्तिकरण हमने भारत के संविधान में भी स्थानीय शासन का किया है, जिसके लिए हमने 73वें और 74वें संशोधनों का प्रयोग किया और हमने भाग 9 और भाग 9A में हमने स्थानीय शासन के संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया है।